को दागदार करने वाले दंगेबाज दोबारा न लगा सकें कानपुर पर कलंक। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव और भारत की बात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मतलब जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कानपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, शामली, अमरोहा समेत कई शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कल जुम्मा है और जुमे की नमाज के बाद पिछले शुक्रवार को जिस तेजी के साथ हिंसा फैली थी, भड़की थी कानपुर में, उसको देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमाम जो बड़े शहर हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, वहां पर ड्रोन से अब निगरानी रखी जाएगी। और कानपुर में 3 जून को हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पिछले जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई। आज पुलिस कमिश्नर ने शहर के लोगों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। धारा 144 लागू करने के साथ पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आज मेरे और जिलाधिकारी ताकि कल और जो कल फ्राइडे है उसके संबंध में सब लोगों के व्यूज़ और वो लिए जाएं और एक शांति की अपील की जाए। सभी एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग चल रही है, हो रही है और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई घटना नहीं होगी। ये धारा 144 लागू है, अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा की ताजा तस्वीरों ने कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कहानी की कई परतें खुलती जाती हैं। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो में हिंसा का जो रूप हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आपको कई छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चलाते नजर आएंगे। धीरे धीरे पीछे से कई युवक आते जाते हैं और पथराव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईंट को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर रहे इस लड़के को देखिए। पथराव के बीच में इसे किसी का फोन भी आता है। पत्थरबाजी के बीच में ही एक लड़का किनारे खड़ी बाइक को लात मारकर गिरा देता है। बाइक गिरते ही ऑरेंज शर्ट पहने युवक हाथ से इशारा करके सबको बाइक तोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद तो जैसे लोग बाइक पर टूट पड़े। पहले पैरों से और फिर बड़े बड़े पत्थर से बाइक का पुर्जा बर्बाद किया गया। जिस अंदाज में हमला किया गया वो एक्शन का रिएक्शन नहीं लगता, ये कहानी अलग लगती है। दरअसल कानपुर में पथराव में सबसे आगे बच्चों को रखा गया, यानी बच्चों को ढाल बनाकर फिर पत्थरबाजी की गई और यही कानपुर की कहानी में पर्दे के पीछे की साजिश का पूरा प्लॉट लग रहा है। कानपुर के जिस चंदेश्वर हाता से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वहां आज ये पोस्टर नजर आ रहे हैं जिस पर सबकी निगाहें ठहर गई। पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे। एक नया पोस्टर इस हाते में रहने वाले लोगों ने लगाया है, जिस पोस्टर में लिखा है पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे और भगवान नरसिंह की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस हाते में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि हाते के आसपास जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर से पत्थरबाजी, उनको परेशान करने का घटनाक्रम लगातार होता रहता है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स हुई कि हाते से पलायन हुआ है, लेकिन कल जब एबीपी न्यूज़ के संग इस इलाके के अधिकारी राहुल मिठास इस छाते में पहुंचे, लोगों से बात की, लोगों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का पलायन नहीं हुआ है। दरअसल कल से ये अफवाह फैल गई कि हिंसा के बाद चंद्रेश्वर हाता से लोग पलायन कर रहे हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस वाले चंद्रेश्वर हाता पहुंच गए। अब चंद्रेश्वर हाता से पलायन की जगह पराक्रम का संदेश दिया जा रहा है।
कानपुर में बीते जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। एक तरफ पोस्टर जारी करके पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं पुलिस भी हिंसा के हालात से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। कल शुक्रवार को देखते हुए कानपुर समेत दूसरे शहरों में भी प्रशासन फिर अलर्ट पर है। कानपुर में ड्रोन से कई इलाकों का सर्वे भी किया गया। कानपुर हिंसा के बाद कमान संभालने वाले नए डीएम भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने को हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। कल के दिन का मेन फोकस ये रहेगा कि जो शहर में शांति व्यवस्था और जो अमन चैन का माहौल है उसको सुनिश्चित किया जाए, और बाकी जो अन्य बिंदुओं के संबंध में है, क्योंकि अभी मैं हाल में ही ज्वाइन किया हूँ, तो हमारे जो अधिकारीगण है उसके संबंध में बातचीत करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कल जुमे की नमाज को देखते हुए सुन्नी उलेमा काउंसिल ने भी सभी मस्जिदों को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि युवाओं को मस्जिद से सीधे घर जाने के लिए कहा जाए। संदेश बिल्कुल साफ है। पिछले हफ्ते हुई किरकिरी के बाद प्रशासन माहौल बिगाड़ने का कोई मौका देने के मूड में नहीं है। कानपुर कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। कानपुर शहर की बात करें तो शहर में पीएसी की 6 और दूसरे सुरक्षा बलों की 4 कंपनी मौजूद है। प्रशासन सुरक्षा को पुख्ता करने के साथ साथ साजिश के पर्दे भी उठाने में जुटा है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात से कानपुर पुलिस ने पूछताछ की। एसआईटी हिंसा की साजिश के साथ साथ विदेश से हुई फंडिंग का भी फंडा क्लियर करना चाह रही है। सूत्रों के मुताबिक फंडिंग की जांच में जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं कि कानपुर में जो बीते जुमे को हुआ वो दाग दोबारा न लगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई कानपुर दंगों की। बात करेंगे बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा की, जिन पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। नुपुर शर्मा पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नुपुर शर्मा पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप वाली धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान के बाद मिल रही धमकियों को लेकर नुपुर को दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी दी गई है। क्या नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर नुपुर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है? ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ अब करीब 2 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और हेट है जो पब्लिक फोरम में लाया गया है, उसके अंतर्गत की गई है। नुपुर शर्मा है, उनका है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी से निलंबित की गई नुपुर शर्मा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नुपुर के खिलाफ ये एफआईआर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के भारत दौरे के दौरान हुई है। कल ही उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक ईरानी दूतावास ने दावा किया है कि विदेश मंत्री की एनएसए डोभाल से पैगंबर विवाद पर बात हुई। ईरानी दूतावास के मुताबिक एनएसए डोभाल ने भरोसा दिया कि पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल की मुलाकात के बाद जारी आधिकारिक बयान में ऐसे किसी संवाद का जिक्र नहीं है। लेकिन एफआईआर सिर्फ नुपुर शर्मा के खिलाफ ही नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा का नाम शामिल है, जबकि दूसरी एफआईआर में नुपुर के अलावा 32 और लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख नाम है असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी से निष्कासित नवीन जिंदल, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान, लेखिका सबा नकवी और हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद। तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी दूसरी एफआईआर में दर्ज है। उन पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक फोरम के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे जिसमें लग रहा था कि इससे रिलीजियस हेट्रेडनेस और एक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। अपने खिलाफ एफआईआर होने पर ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने पहली बार ऐसी एफआईआर देखी जिसमें अपराध का जिक्र नहीं।
दिल्ली पुलिस में यति, नुपुर और नवीन के खिलाफ केस करने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से कार्रवाई में देरी और ढुलमुल रवैया अपनाया है। नुपुर और ओवैसी समेत सभी लोगों पर आईपीसी की 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी 153 यानी दंगे के लिए उकसाने का काम, आईपीसी 295 यानी दूसरे धर्म का अपमान करना, आईपीसी 505 यानी 2 समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मूसेवाला मर्डर केस की। मूसेवाला मर्डर केस में एक तरफ गोल्डी पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ मूसेवाला मर्डर केस में पहली बार 3 राज्यों की पुलिस एक साथ पूछताछ करने वाली है। ये पूछताछ होगी लॉरेंस गैंग के गुर्गे सौरभ महाकाल से। महाकाल मूसेवाला मर्डर केस के एक शूटर का सबसे करीबी राजदार है और इसीलिए पुलिस उसे बहुत अहम कड़ी मान रही है। सौरभ महाकाल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की एक अहम कड़ी, जिसके जरिए पुलिस इस मर्डर केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाने की उम्मीद कर रही है। सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी भले ही महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में की, लेकिन दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस महाकाल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे बड़ा राजदार मान रही है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पुणे पुलिस ने जो तहकीकात की है, उसमें महाकाल उस शूटर का सबसे करीबी है जिसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया। ये सौरभ महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था, उसके साथ इसने मिलके इंसिडेंट किए हैं, उसके साथ ये एक बड़े सीरियस केस में भी शामिल है और लॉरेंस के कहने पे इसने शूटिंग्स करी हैं। महाकाल की गिरफ्तारी हालांकि पुणे में दर्ज मकोका केस में हुई है, लेकिन मूसेवाला मर्डर में भी महाकाल अहम किरदार में दिख रहा है। लिहाजा पूछताछ का सारा फोकस महाकाल पर हो गया है। महाकाल है, इसने भी राजस्थान में कुछ वारदातें हैं इसकी जो मुझे मिल रहा है, पर अभी वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो पता चलेगा। महाकाल की तरफ शक की सुई घूमी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ के बाद महाकाल लॉरेंस गैंग का ही गुर्गा बताया जा रहा है और उस शूटर का करीबी भी है जो कि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहा है। यानी महाकाल ही वो किरदार है जिसे मर्डर के सारे राज पता है और इस राज से पर्दा उठाने के लिए ही तीनों राज्यों की पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस की टीमें एक साथ महाकाल से पूछताछ कर सकती है और इसके लिए पंजाब पुलिस की एक टीम पुणे के लिए रवाना हो चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी पुणे में ही है और दिल्ली से एक और टीम को रवाना करने की तैयारी की जा रही है। अब जरा क्राइम दुनिया से महाकाल का कनेक्शन समझ लीजिए। महाकाल का असली नाम है सौरभ काम्बले। सौरभ महाकाल संतोष जाधव गैंग का सदस्य है। संतोष जाधव पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। महाकाल का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है। महाकाल पर राजस्थान में भी कुछ केस दर्ज हैं। इसी बीच पंजाब पुलिस ने भटिंडा में मूसावाला मर्डर केस में केशव और चेतन नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। केशव और चेतन का क्राइम की दुनिया से करीबी रिश्ता रहा है। केशव मर्डर केस में नाम आने के बाद जेल की सजा भी काट चुका है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में हलचल खूब तेज है। बड़ी खबर इस समय की, उदयपुर से कांग्रेस विधायक अब जयपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी अगवानी की। जयपुर एयरपोर्ट से इन विधायकों को सीधे लीला पैलेस होटल ले जाया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया है कि तीनों सीटें जीतेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, यही डर सताता है सभी राजनीतिक दलों को और इसीलिए राज्यसभा चुनाव के चलते उदयपुर से कांग्रेस विधायक अब जयपुर पहुंच चुके हैं। खुद जो अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री, उन्होंने इनका स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे इन विधायकों को लीला पैलेस ले जाया गया। और राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बीजेपी पर वार कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में धर्म को लेकर हेरफेर कर गए। उदयपुर में सुरजेवाला बीजेपी पर हमले के चक्कर में विवादित बयान ही उन्होंने दे दिया। पौराणिक मान्यताओं में गोलमाल करते हुए सुरजेवाला ने कह दिया कि सीता माता के चीरहरण की उन्होंने जिक्र कर दिया, जो कभी हुआ ही नहीं। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं,
वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। आप देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम हिंदुस्तान के लिए बेहद जाना पहचाना नाम है। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, बयान देने के लिए सबसे पहले ओवैसी साहब सामने आ जाते हैं, जो खुद को मोदी से टक्कर लेने वाला सिपाही भी कहते हैं और मुसलमानों का मसीहा भी कहते हैं। लेकिन ताजा खबर यह है कि जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी और मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, आज उन पर खुद भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पूरी कहानी। ये संगी नहीं पढ़ते, काली मुगल मुगल मुगल। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करें। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मल्ले से। सुन रहे हैं ना, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की हुंकार, जो डंके की चोट पर दावा करते हैं कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी मोदी से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। उनके इसी अंदाज पर भीड़ तालियां पीटती है। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद से लेकर लातूर तक ओवैसी की ऐसी ललकार को देखने के लिए जनसैलाब जमा हो जाता है। हम RSS के श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप DNA कराए थे क्या? ओवैसी देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को। तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर, क्योंकि वो टेनी उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। लेकिन तमाम राजनीतिक हमलों के बीच ओवैसी ये बताना बिल्कुल नहीं भूलते कि वो मुसलमानों के मसीहा बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा चुके हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत, दिल का मामला है। टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। ओवैसी मोहब्बत के पैगाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत का जिक्र जरूर होता है और उस नफरत का जवाब देने के लिए वो उकसाने वाले भाषणों का सहारा लेते हैं। हमको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। हमको मंत्री बनने का कभी शौक था, ना है, ना कभी रहेगा। हमारी जिंदगी का मकसद ये कि जो हमको वोट डालता है, धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल
ठीक सुना आपने। जनता के सामने वो खुद ये कबूल कर रहे हैं कि वो भड़काऊ यानी भावना को भड़काने वाले भाषण देते हैं। धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे, याद रखो हमारी इस बात को। और यही भड़काऊ भाषण देना उनके गले की फांस बन गया है। ओवैसी सुर्खियों में है क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनके नाम एफआईआर में शामिल है। उनमें नवीन जिंदल, नुपुर शर्मा, स्वामी यति नरसिंहानंद और ओवैसी के नाम भी शामिल हैं। ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक फोरम के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहे थे जिसमें लग रहा था कि इससे रिलीजियस हेट्रेडनेस और एक पब्लिक ट्रैंक्वालिटी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो उसको देखते हुए ये एफआईआर रजिस्टर की गई हैं। नुपुर शर्मा है उनका है, नवीन जिंदल है उनका है, और बहुत सारे अन्य लोग हैं जो आप सब जानते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वेनम स्प्यू कर रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ किया गया है। अपने खिलाफ एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने पूछा है कि मुझे बताया जाए कि मेरा अपराध क्या है। ओवैसी ने एफआईआर की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे एफआईआर कॉपी का एक अहम हिस्सा मिला है। मैंने पहली बार इस तरह की एफआईआर देखी है जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपराध क्या है। हम इससे डरेंगे नहीं। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। ट्वीट के जरिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए ओवैसी ने कहा है कि अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं हो सकती। दरअसल ओवैसी अपने उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए वो लगातार बीजेपी पर हमले करते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। 27 मई को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से नुपुर के बयान पर बवाल मचा था। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ 30 मई को ठाणे के मुंब्रा में केस दर्ज हुआ। 3 जून को बयान को लेकर कानपुर में नमाज के बाद हिंसा हुई। 4 और 5 जून को कतर और ईरान जैसे कई मुल्कों ने नुपुर के बयान पर ऐतराज जताया और 5 जून को बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया। हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है। लेकिन बवाल थमा नहीं। तमाम मुस्लिम संगठन समेत ओवैसी नुपुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी पर हमले करते रहे। नुपुर पर तो एफआईआर 30 मई को ही हो चुकी थी, लेकिन लगातार भड़काऊ भाषण देने को लेकर अब ओवैसी भी कानूनी शिकंजे में आ चुके हैं। ओवैसी वो चेहरा है जो कभी सुर्खियों से दूर नहीं होते। जो चेहरे सुर्खियों से दूर नहीं होते उनकी कहानी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! मुगल 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 मुगल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, वैसी की जबान बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। 53 साल के असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख हैं, जो करीब 95 साल पुराना संगठन है। इस संगठन की शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के तौर पर हुई थी।
लेकिन अब ये संगठन हैदराबाद की राजनीतिक ताकत का अटूट हिस्सा बन चुका है। तलवारों की खनक की आवाज पर नाचे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवैसी और उनकी पार्टी हैदराबाद की हदों को लांघकर देश के कोने कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है और सबसे ताजा मौजूदगी यूपी चुनाव के दौरान देखी गई थी। बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवा निकाल दूंगा। बाबा तुम कौन सी हवा निकालते हमको नहीं मालूम, मगर ये जो हवा यहां से निकलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, पूरे भारत में जाएगी और सुबह कयामत तक ये हवा रहेगी। रहेगी ना ये हवा, रहेगी ना ये हवा, रहेगी ना। बस बाबा आप निकालो हवा। ओवैसी बिहार से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक मुसलमानों को बराबरी का हक दिलाने की आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। ओवैसी की हर तकरीर में पूरी तवज्जो के साथ इस बात को जगह दी जाती है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारों तक को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन उनके अपने हैदराबाद में, जहां वो और उनकी पार्टी बेहद ताकतवर है, वहां मुसलमानों के हालात कैसे हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। 1994 में ओवैसी पहली बार विधायक बने थे। 1994 से लेकर 2003 तक वो विधायक रहे और 2004 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से हैदराबाद सीट से लोकसभा के सांसद हैं। यानी 20 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी का कब्जा है। लेकिन अलग अलग संस्थाओं के हैदराबाद की मुस्लिम आबादी पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2020 तक हैदराबाद शहर में 63% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। ज्यादातर लोग सरकारी मदद और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। 20% मुस्लिम आबादी निम्न आय वर्ग में आती है। वो सालाना 1 से 2 लाख रुपए में गुजारा कर रही है, यानी महीने का 8 से 15 हजार रुपया। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर हिजाब तक अगर कोई मुद्दा देश में खड़ा हो जाए तो ओवैसी की आवाज सबसे पहले फिजाओं में गूंजने लगती है। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए, आप बताइए। अब क्या ये गलत हो रहा है सर? ओवैसी की पहचान बेहद पढ़े लिखे सांसद के तौर पर होती है। ओवैसी के पास LLB की डिग्री है और ये डिग्री उन्होंने लंदन से ली है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। आगे तो ओवैसी आए हैं और राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से आए हैं। 2004 में जब ओवैसी पहली बार सांसद बने तो उनके पास 39 लाख रुपए की संपत्ति थी। 2009 में दूसरी बार सांसद बने तो संपत्ति 138% बढ़कर 93 लाख हुई। 2014 में तीसरी बार चुने गए, उस वक्त संपत्ति 330% उछाल के साथ 4 करोड़ हो गई। और 2019 में जब चौथी बार सांसद बने तो ओवैसी की दौलत 4 गुना बढ़ी और 325% बढ़ोतरी के साथ 17 करोड़ रुपए हो गई। असदुद्दीन ओवैसी पर एक आरोप और लगता है और वो आरोप है उनके दोहरे मापदंड का। आरोप ये लगता है कि ओवैसी नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ तो कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो सिर्फ भड़काऊ भाषणों की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया,
मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। मैं ओवैसी साहब से यह पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर, अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये कोई पहला मामला दर्ज नहीं हुआ है। कानून का दायरा तोड़ने को लेकर उन पर कई मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन चर्चा फिलहाल ताजा एफआईआर वाली फांस की है जो उनके भड़काऊ भाषण देने को लेकर दर्ज हुई है। ओवैसी अपने बयानों से एफआईआर के फेर में फंस चुके हैं और अब ओवैसी की पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आज एआईएमआईएम के दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में 33 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तो भारत की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।